10 men 10 men complete a piece of work in 25 days. 10 आदमी किसी काम को, माइक म्यूट करके रखिएगा, जब प्रश्न पूछना होगा तब आप लोग अनम्यूट करिएगा, अभी म्यूट करके रखिए। दस आदमी किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं। 10 men can complete a piece of work in 25 days. तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? Then in how many days 15 men can complete that piece of work? तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? यदि 10 आदमी 15 दिन में कर लेते हैं तो सबका आंसर आ गया। 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? If 10 men can complete a piece of work in 25 days, then in how many days 15 men can complete that piece of work? किसी का आंसर आया? चैट बॉक्स में डाल सकते हो। एनीवन? 37.5 डेज आ रहा है। चलो देखिए, मैं आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताता हूं, इसको आप याद करके रखिएगा। M1 D1 H1 upon W1 is equal to M2 D2 H2 upon W2। यहाँ पर M1 एंड M2 क्या है? M1 एंड M2 है नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या। D1 एंड D2 क्या है? नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। H1 और H2 क्या है? नंबर ऑफ आवर्स, घंटों की संख्या। और W1 एंड W2 क्या है? वर्क्स डन, किया गया कार्य। M1 और M2 क्या है? व्यक्तियों की संख्या। D1 D2 क्या है? दिनों की संख्या। और H1 H2 क्या है? घंटों की संख्या। और W1 W2 क्या है? किया गया कार्य। अब देखिए, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, बहुत सारे प्रश्न इसी फार्मूले से हम लोग करेंगे, इसी जुगाड़ को लगाकर। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इस फार्मूले का ये रहेगा, इसमें जो काम की चीजें वो निकाल लो, बाकी छोड़ सकते हो। मतलब जो वेरिएबल आपको दिया है बस उतना आप रख सकते हो, बाकी छोड़ सकते हो। जैसे इस प्रश्न में कहीं पे आवर की बात नहीं हुई है, तो आवर को हम गायब कर सकते हैं। काम की बात हो रही है तो सेम वही काम जो 10 आदमी 25 दिन में करता है, वही काम 15 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो दोनों परिस्थितियों में जो किया गया कार्य हो बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारा फार्मूला बना इसमें, जो हमारे काम का है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, वो M1 D1 इक्वल टू क्या बन गया? M2 D2। क्योंकि इस प्रश्न में ना तो नंबर ऑफ आवर्स कहीं दिया है, किया गया कार्य दोनों केस में बराबर है, तो W1 W2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 1 आप रख सकते हो। M1 D1 इक्वल टू M2 D2 हम लिख सकते हैं। तो 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? इधर भी आदमी कैंसिल, तो D2 बराबर आपका हो गया 250/15। सिंपल सी बात है, 5 यहाँ 15 50, आपका आ जाएगा 16 2/3 डेज। दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर। तो कितनी आसानी से हमारे ये जो है प्रश्न का आंसर निकल गया। तो याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है,
इसमें से जो काम का चीज हो निकाल लेना, बाकी छोड़ सकते हो। जिसके बारे में प्रश्न में जिक्र नहीं किया गया है उसको, उस वेरिएबल का आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने M1 D1 M2 D2 की मदद से इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। तो चलिए एक प्रश्न और करिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्रश्न को लगाना है। लिखिए एक प्रश्न और आसान सा, लिखिए 15 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर लेते हैं। 15 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 50 days। 15 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर लेते हैं, तो कितने आदमी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेंगे? तो कितने आदमी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेंगे? चलिए बताइए, अब आंसर आप बताइए सब लोग। 15 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर लेते हैं, तो आप बताइए कितने आदमी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेंगे? सबका आंसर आना चाहिए। 25। हो गया, सबका आंसर आ गया? हाँ शबनम, शबनम हाँ बोलो, क्या दिक्कत आ रही है? 25 डेज सर। नो सर, कोई दिक्कत शबनम नहीं है। 25, ठीक है ठीक है ठीक, बिल्कुल सही। 25 डेज। 25 डेज, बहुत देखिए आसानी से हो गया। अब इतना जी। आसान सवाल एग्जाम में से बहुत रेयर चांसेज है पूछा जाए आपसे। लोअर पीसीएस में थोड़ा सा और आप उम्मीद कर सकते हो, थोड़ा और लेवल का सवाल आ सकता है, नहीं तो ऐसा भी सवाल आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जैसे देख लीजिए, हमारे पास फार्मूला है M1D1 इक्वल टू M2D2। तो 15 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 50 दिन में। तो आपको बताना है कितने आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? 30 दिन में। ठीक, M2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो बताइए M2 बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणे 50 अपान कितना हो जाएगा? 30। 15 दूनी 30, ये कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? 25। 25 आदमी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेंगे। आपका आंसर हो जाएगा 25 आदमी उसी काम को जो है 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला था M1D1 इक्वल टू M2D2। अगर आप किसी और तरीके से इसको करना चाहोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इस तरीका को पालन करिए, बहुत आसानी से ऐसे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये तो रहा बहुत बेसिक चीजें जो मैंने इस फार्मूले पे बताया आपको प्रश्न। अब थोड़ा और एडवांस में चलते हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा प्रश्न आज का, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। लिखिए, 2 आदमी या 3 महिला मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। ऐसे लिखो, 2 आदमी या 3 महिला किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। मिलकर ना लिखना, काट देना उसको। 2 आदमी या 3 महिला किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। 2 men or 3 women कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days। 2 आदमी या 3 महिला किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 4 आदमी और 5 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो 4 आदमी और मतलब एंड 4 आदमी और 5 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? इन हाउ मेनी डेज दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय 4 men and 5 women। तो 4 आदमी और 5 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? चलिए आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं, आप लोग करके बताइए, चैट बॉक्स में डालिए। थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया, थोड़ा सा कठिन हुआ, लेकिन अब फार्मूला यही लगेगा, लेकिन आपको देखना है कि लगाना कैसे है।
जिसका आंसर आ जाएगा चैट बॉक्स में डाल देना आप लोग। 55 आ रहा है राहुल का, चंद्रशेखर का आ रहा है 25/2। चलिए और ठीक है, बस 2 ही लोगों का आंसर आया, बाकी लोग। अंशु रानी का आ रहा है 310/11। चलिए चलो देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है, देखो ध्यान से। देखो प्रश्न का क्या कहना है। आरती मैडम का रहा है 12/1/2। प्रदीप का रहा है 45/11। चलिए ठीक है, ठीक। 8.3 आ रहा है जय का। चलिए हम देखते हैं किसका उत्तर सही है, पहले सोल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर पता चल जाएगा किसका उत्तर सही है किसका गलत है। देखिए इस प्रश्न का पहला आप सेंटेंस पढ़िए। 2 आदमी या 3 महिला, या मतलब या तो इसको लगा दो या तो इसको लगा दो, 15 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। इस वाक्य का कहने का मतलब ये है कि 2 आदमी की जो काम करने की क्षमता है वो 3 महिला के काम करने की क्षमता के बराबर। जैसे मान लो हमें कोई दीवार बनाना है, तो 2 आदमी को लगा दूंगा, 15 दिन में उस दीवार को बना के खड़ा कर देंगे। लेकिन अगर उसी दीवार को बनाने के लिए हमको 15 दिन का ही समय लेना है, तो 3 महिला को लगाना पड़ेगा, तब जाके वो दीवार पूरा बन के तैयार होगा। इसका मतलब ये है कि 2 आदमियों द्वारा किया गया कार्य 3 महिला के द्वारा किए गए कार्य के क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल सा मतलब है। मतलब जो इस 2 आदमी की है वो 3 महिला के बराबर है। अब इससे हमें पता चल गया कि 2 आदमी बराबर 3 महिला। अब देखिए इसका हम प्रयोग क्या करेंगे। या तो हम 2 आदमी को लगा दें या 3 महिला को लगा दें। चलो हम महिला को लगा देते हैं। अगर हम 3 महिला को लगा देंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन में। क्योंकि प्रश्न बोला है या तो 2 आदमी को लगा दो या 3 महिला को लगा दो। हमने मान लिया 3 महिला को हमने लगा दिया। 3 महिला काम को कितने दिन में कर ले रही हैं? 3 महिला काम को कितने दिन में कर ले रही हैं, 15 दिन में। ठीक है, हमने आदमी को छोड़ दिया, महिला को पकड़ लिया। क्यों किया वो भी बताते हैं। एंड दूसरा स्टेप आप देखिए कि 4 आदमी और 5 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। 4 आदमी और 5 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यदि 3 महिला उस काम को मिलकर कितने दिन में कर लेती हैं, 15 दिन में कर लेती हैं। अब देखिए हमारा जो ये फार्मूला है M1D1 इक्वल टू M2D2, इसमें दोनों साइड में या तो आपको आदमी रखना पड़ेगा या दोनों साइड में आपको महिला रखना पड़ेगा, तभी वो कैंसिल आउट हो पाएंगे। अब एक साइड में आप आदमी रखोगे, एक साइड में महिला रखोगे ना, तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो फिर हमारा काम बेकार हो जाएगा। दोनों साइड में यूनिट आपको बराबर रखने हैं, या तो आदमी को रख लो या महिला को रख लो। अब यहाँ पे है 4 महिला 5 आदमी दोनों हैं, हम सबको महिला में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम करने की बात हो रही है ना, हम यहाँ पे काम करने की एफिशिएंसी के आधार पे आदमी और महिला की बात कर रहे हैं। तो हमको पता है 2 आदमी बराबर 3 महिला होते हैं। तो बताओ 4 आदमी बराबर कितना महिला, 6 महिला, 6 5 कितना हो गया, 11। ये हो गया 11 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये जो था ये पूरा का पूरा महिला में कन्वर्ट हो गया। कैसे? जब 2 आदमी बराबर 3 महिला, तो 4 आदमी बराबर 6 महिला। तो 6 महिला यहाँ रखा तो 6 5 कितना हो गया, 11। 11 महिला उस काम को कितने दिन में कर लेंगी। यदि 3 महिला उस काम को 15 दिन में कर लेती हैं, तो आप यहाँ लिख लो 3 महिला 15 दिन में काम कर लेती हैं, तो उसी काम को 11 महिला कितने दिन में पूरा कर लेंगे। महिला महिला दोनों साइड में कैंसिल, तो D2 बराबर हो गया 45/11। 11 चौक 44, 4 सही 1/11 दिन। दिस इज दी आंसर। इतने दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सबको समझ में आया? ठीक, दोनों साइड में या तो आदमी रख लो या महिला। अगर आप महिला के बजाय आदमी रखते ना तब भी आंसर यही आता। ऐसा नहीं कि आंसर कुछ और आ जाएगा। आप रख लो महिला की जगह पे आदमी, अब बना लो सबको, तब भी आंसर यही आएगा। करके चेक कर लेना आप।
ठीक, हमारा ये प्रश्न हो गया। यहाँ पर ये जो था बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। ये इसका कहने का तात्पर्य ये है कि 2 आदमी जितना काम कर सकते हैं उतना काम 3 महिला करती। इसके मतलब 2 आदमी बराबर 3 महिला, बस इसी का मदद से हमने सब आदमी को महिला में कन्वर्ट करके आंसर निकाल लेंगे। या आप चाहो तो महिला को आदमी में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, तब भी आंसर यही आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। समझ में आ गया प्रश्न है कि नहीं आया? आप नहीं आए तो एक प्रश्न और करते हैं हम लोग। एक प्रश्न और करते हैं, समझ में सबको आ जाएगा। लिखिए, जो भी हमारा 5वां चौथा जो भी क्वेश्चन है लिख लो। लिखो, 3 आदमी या 5 महिला किसी काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। 3 men or 5 women can complete a piece of work in 25 days। 3 आदमी या 5 महिला किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आपको बताना है 2 आदमी और 10 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 2 आदमी और 10 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। In how many days that work will be completed by 2 men and 10 women। चलिए डालिए चैट बॉक्स में सब लोग। 1 मिनट का समय आपको मैं देता हूँ, देखते हैं कितने लोगों को उत्तर सही आता है। पिछले प्रश्न में मैं देखूं किसका किसका उत्तर सही आया था। हाँ, हाँ, डॉली का आया था सही, और प्रदीप का भी सही आया था, बाकी किसी का सही नहीं आया था। 2 लोगों का आंसर सही आया था बस। सर मेरा डिवाइड गलत हो गया था, मेरा भी हाँ, 45/11 ही था, वो डिवाइड गलत हो गया अच्छा था, अच्छा अच्छा अच्छा। अपॉन चलो, में 2 किया ना। लोगों का आंसर सही आया था। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। शेखर का रहा है 12.5। चलिए और लोग बताएं। चलिए ठीक है, देखो कैसे करोगे आप। देखो, पहला जो आपको दिया है, पहला लाइन आप पढ़िए। चलो मैं देख लेता हूँ, पहले कर लेता हूँ, फिर देखते हैं किसका उत्तर सही आया था। 3 आदमी या 5 महिला, या तो आप 3 आदमी को लगा दो या 5 महिला को लगा दो, दोनों को एक साथ नहीं लगाना है। या लग गया है यहाँ पर, ये नोट करने वाली बात। तो अगर मैं 3 आदमी को लगा दूंगा तो 25 दिन में उसी काम कर लेंगे, और 5 महिला को लगाऊंगा तो भी 25 दिन में कर लेंगे। तो हमने चलो मान लिया कि 3 आदमी को लगा दिया। पिछली बार महिला को माना था, इस बार आदमी मान लेते हैं ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। मैंने मान लिया 3 आदमी को लगाता हूं और वो काम 25 दिन में पूरा हो जाता है। तो M1 की वैल्यू तो ये हो गई और D1 की वैल्यू ये हो गई। अब हमारा आता है दूसरा लाइन कि 2 आदमी और 10 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब या तो सबको आदमी में बदल दो या महिला में, क्योंकि हमने यहाँ आदमी माना है तो महिला को आदमी में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे बताओ। प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 आदमी बराबर 5 महिला, तो बराबर 6 आदमी बराबर कितना महिला, 10 महिला। तो 10 महिला की जगह पर आप क्या रख सकते हो, 6 आदमी।
तो 2 आदमी प्लस 6 आदमी, कितने आदमी? 8 आदमी। तब आपको बताना है 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। यदि 3 आदमी उस काम को 25 दिन में कर लेते हैं तो आपको बताना है 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये प्रश्न हो गया आपका। फार्मूला हमारे पास वही है, M1D1 इक्वल टू M2D2। M1 की वैल्यू 3 आदमी कितने दिन? 25 दिन। M2 की वैल्यू 8 आदमी कितने दिन निकालना है। आदमी आदमी कैंसिल, देखो दोनों साइड में यूनिट बराबर होना चाहिए, दोनों साइड में महिला रख लो या दोनों साइड में आदमी। तो D2 बराबर आपका हो जाएगा 75/8। ठीक, 8 चौक 72, अरे 8 चौक 72 करते हैं, 8 9 72, 3/8 days। दिस इज द आंसर, D2 बराबर। ठीक, 9 3/8 days। सबको क्लियर हुआ? देखो इस केस में हमने, अब देखो आप बोलोगे सर कि क्या मतलब आपने क्यों आदमी कर लिया, इस केस में महिला क्यों नहीं किया। देखो हमारे अनुसार आसान क्या पड़ेगा, यहाँ पर आसान पड़ेगा महिला को आदमी बनाना। क्यों? क्योंकि हमको पता है 3 आदमी बराबर 5 महिला, तो 10 महिला बराबर 6 आदमी तुरंत निकल जाएंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप आदमी की संख्या निकालोगे तो फिर 1 आदमी बराबर 5/3 महिला, फिर 2 आदमी बराबर कितना, तो 2 बट्टा फिर 5/3 गुणे महिला करोगे, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसीलिए इसको आदमी में कन्वर्ट कर लो, आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्योंकि 3 आदमी बराबर 5 महिला, तो 10 महिला बराबर 6 आदमी डायरेक्ट निकल जा रहा है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ रही है। लास्ट में कैलकुलेशन में भले फ्रैक्शन आ जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में डायरेक्ट वैल्यू रखने में हमको थोड़ी सी सुविधा हो रही है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है। अगर आप सबको महिला में कन्वर्ट करोगे तो भी आंसर यही आएगा। तो आप याद रखिएगा, या तो सबको महिला में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सबको आदमी में। अब जो भी दे दे, बच्चा दे दे, आदमी दे दे, महिला दे दे, आप वेरिएबल को एक कांस्टेंट रख के ही चलोगे। इस फार्मूले में दोनों साइड में या तो आदमी रहेंगे या तो महिला रहेंगे या तो बच्चे रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक साइड में आदमी एक साइड में महिला, और फिर दोनों को काट के आप आंसर निकाल रहे हो, नेवर, गलत हो जाएगा। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो चलिए हमारा छठा प्रश्न आज के लिए, 6th क्वेश्चन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है सारे, ये सब एग्जाम में ऐसे पूछे जाते। देखते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर कितने लोगों ने सही दिया था। 9 3/8, 9 3/8। चलो, आरती मैडम का आया था, बल का नहीं। हाँ, कुछ 2-3 लोगों का ही उत्तर आया था, बाकी का नहीं आया। मतलब बाकी लोगों का मैथ लगता है बहुत कमजोर है। देखो भाई, मैथ रीजनिंग का मजबूत करना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन है बहुत। एक चीज में आप पीछे हो जाओगे तो मामला खराब खराब हो जाएगा। आप बहुत अच्छे नहीं कर सकते, तो मेहनत करके औसत दर्जे पे तो ले आओ अपने आप। कि मान लो सर एक 50 बार नंबर और का, क्लियर करवा दीजिए। हाँ हाँ, कि मान लो 50 नंबर का आपका जैसे मैथ रीडिंग पूछा जा रहा है, तो कम से कम 50 में 30 तो करके आओ। अगर इतना नहीं करके आओगे तो मामला तो खराब हो जाएगा। ठीक। तो चलिए और कुछ प्रश्न करते हैं और थोड़ा सा क्लियर होगा। सर एक चलिए, वाला क्लियर करवा दीजिए कि कैसे कन्वर्ट करा आदमी को औरत में ना। अच्छा आदमी को औरत में कैसे कन्वर्ट किया, चलो देख। ये देखो प्रश्न में क्या, मैं बोलूं 2 आदमी को लगा दूं या 3 महिला को लगा दूं या 5 महिला को लगा दूं, जो भी है, किसी काम को इतने दिन में कर लेते हैं, तो इसका मतलब 2 आदमी का काम करने की क्षमता 3 महिला के बराबर है। या का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। मैं बोलूं मैं आपको लगा दूं काम पे या 2 स्टूडेंट को लगा दूं काम पर, काम उतने दिन में आप पूरा कर लोगे। इसके मतलब आपका जो काम करने की क्षमता है वो 2 स्टूडेंट के काम करने की क्षमता के बराबर है। इस आधार पे हमने इसको कन्वर्ट किया है, क्योंकि प्रश्न में बोला है या तो 3 आदमी लगा दिया जाए या 5 महिला। इसका मतलब 3 आदमी के काम करने की क्षमता 5 महिला के बराबर है। तो 3 आदमी बराबर 5 महिला। तो आप बताइए इसको कन्वर्ट करना है मुझे, सबको महिला में कन्वर्ट करना है या आदमी में कन्वर्ट करना है। तो 2 आदमी प्लस 10 महिला।
अब सबको अगर आदमी में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करोगे आप? 5 महिला बराबर 3 आदमी, तो आप बताओ 10 महिला बराबर कितने आदमी? 6 आदमी होंगे कि नहीं? तो 2 आदमी प्लस 6 आदमी, तो टोटल कितने आदमी हो गए? 8 आदमी। वही तो निकला है यहाँ, 8 आदमी। आपको अब ये बताना है प्रश्न में कि 8 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। यदि 3 आदमी उस काम को 25 दिन में कर लेते हैं तो ये M1 हो गया, ये D1 हो गया, ये M2 हो गया, और आपको D2 निकालना है। रख दो साथ, आ जाओ। ठीक, बहुत आसान है कन्वर्ट करना। घर पे एक बार और प्रैक्टिस करना, सवाल को आराम से होगा। बहुत कठिन काम थोड़ी हम लोग कर रहे हैं, बहुत आसान सा काम। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न और करते हैं, और थोड़ा समझ में आएगा लोगों को। छठा सातवां जो भी प्रश्न है लिखो। 20 गायें, या 25 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 25 गायें, 25 काउज 100 किलोग्राम, नहीं यार 100 किलोग्राम थोड़ा कम हो जाएगा, 100 क्विंटल लिख लो। 25 गायें 100 क्विंटल घास को 5 दिन में खा जाती है। 25 गायें 100 क्विंटल घास को 5 दिन में खा जाती है। 25 cows eats 100 क्विंटल grass in 5 days. तो 15 गायें 75 क्विंटल घास को कितने दिन में खाएंगी? तो 15 गायें 75 क्विंटल घास को कितने दिन में खाएंगी? तो 15 गायें 75 क्विंटल घास को कितने दिन में खाएंगी? In how many days 15 cows can eat 75 क्विंटल ग्रास? चलिए सब लोग चैट बॉक्स में आंसर डालिए, 1 मिनट का समय देता हूं आप लोगों को। आरती मैडम का आंसर आ चुका है 6/4 डेज। चलिए और लोग करें। चलिए कई लोगों का आंसर आ चुका है, इतना समय काफी है इस प्रश्न के लिए। नहीं तो आप लोग सो जाओगे, मेरे को करना पड़ेगा। अब देखो, अब मैं करने के बाद बताऊंगा कितने लोगों का आंसर सही है। देखिए यहाँ पर गाय 100 क्विंटल घास को चर रही है या खा रही है, यहाँ गाय 75 क्विंटल घास को चर रही है। भैया चरना घास का ये भी तो काम ही है, तो क्या दिक्कत है? यहाँ आदमी की जगह पे गाय हो चुका है, तो फार्मूला थोड़ी कुछ बदल जाएगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा। M1D1। अब देखो यहाँ पर किया गया कार्य भी लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों में किया गया कार्य अलग है। ये 100 क्विंटल यहाँ खा रही है, यहाँ पे 75 क्विंटल खा रही है।
तो बराबर हम लिखेंगे M2D2 W2। कितनी गायें? 25 गायें। कितने दिन में घास चर जा रही हैं? 5। कितना घास चर रही हैं? 100। कितनी गायें? 15 गायें। कितने दिन में घास चरेंगी? नहीं पता। कितना घास चराना है उनको? 75। हो गया। 25 चौका 100, 25 या 75, 3 पचे 15। अब 5 से 5 कैंसिल। D2 बराबर हो गया 25/4 और आपका आंसर आ गया 6/4 डेज। दिस इज द राइट आंसर। तो जिसका जिसका आंसर 6/4 डेज आ रहा है उन लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है। देखो यहाँ पर घास चरना ही किया गया कार्य है। तो W1 की वैल्यू 100 क्विंटल। कुंटल कुंटल कट जाएगा ना नीचे, इसलिए मैंने कुंटल नहीं लगाया वहां पे। और W2 बराबर कितना कुंटल? 75 कुंटल। 25 गाय M1 की वैल्यू, D1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू, D2 की वैल्यू आपको निकालना था। लगा दिया फार्मूला, आंसर आ गया 6/4 डेज। देखते हैं कितने लोगों का आंसर 6/4 डेज आया है। 6/4 सागर का आया है, नेहा का, विधि का, शबनम का, निधि, सुस्मिता का भी आ गया। लगभग 5-6 लोगों का आंसर सही आया है। कितना आसानी से सवाल हो रहा है देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा एग्जाम में पूछता है, लोग गलत करके आ जाते हैं। वो आदमी और महिला पढ़ के गए होते हैं, वहां पूछ लेता है गाय, बस उनको समझ में नहीं आता कि करें क्या। अरे भैया गाय भी गाय हो चाहे आदमी हो, बात तो वही हो रहा है यहाँ पर। तो M1 की आदमी के लिए थोड़ी रिजर्वेशन हो गया है कि आदमी ही वहां रखा जाएगा या महिला ही रखा जाएगा। वो तो एक जनरल फार्मूला है, उसमें गाय भैंस सब रख सकते हो आप। बताइए सबको समझ में आया? यस सर। अगला प्रश्न करें हम लोग। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन 7 या 8वां नंबर जो भी। देखिए 15 महिला प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करके 15 महिला प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करके किसी काम का 2/3 भाग पूरा कर लेती। पंद्रह महिला प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करके किसी काम का 2/3 भाग पूरा कर लेती। 15 women working 10 hours per day can complete 2/3 part of the work। तो 10 महिला प्रतिदिन कितने घंटा कार्य करें देखो 10 महिला प्रतिदिन कितना घंटा कार्य करें कि उस काम का 1/2 भाग पूरा कर लें। 10 women प्रतिदिन कितना कार्य करें, कितना घंटा कार्य करें प्रतिदिन, उस काम का 1/2 भाग पूरा कर लें।
आगे आंसर सबका जल्दी बताएं। सबका आंसर आ गया? चैट बॉक्स में डालो आंसर आप लोग। Recording in progress. क्या हो गया यार? आप लोग बताना मैंने प्रश्न क्या लिखा था। मैं तो ऐसे ही लिख रहा था, 15 महिला पर डे कितना कम घंटा काम कर रही थी? 10 घंटा। ठीक है, कितना काम कर ले रही थी? 2/3 पूरे काम का। तो 10 महिला था। 10 महिला पर डे कितना घंटा काम करके उस काम का 1/2 पूरा कर लेंगे। देखिए फार्मूला वही सेम है, M1 D1 अपान, नहीं नहीं, इसमें डे भी डाल सकते थे तू। चलिए प्रश्न अपने आप बन रहा था तो इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप ये रखिए। अब उसमें दिन तो दिया ही नहीं है, जबकि दिन देना चाहिए था। कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई बात। 15 महिला प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 2/3 काम पूरा कर रही थी। तो 10 महिला प्रतिदिन कितना घंटा काम करेंगी, उस काम का 1/2 हिस्सा पूरा कर ले। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए। महिला महिला कैंसिल। वैसे ये प्रश्न अच्छा तब बनता जब इसमें डेज भी होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा कंसेप्ट है उसी से कर लेते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये 3 10 × 2 H2 तो 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, तो H2 बराबर आपका हो जाएगा 15/4। तो 3/4 आवर्स पर डे अगर काम करें वो, तो उस काम का 1/2 हिस्सा पूरा कर लेंगे। सर 15 × 3 भी तो है। अच्छा, सर 15 × 3 है। सर थ्री 15 भी या है। 45 होगा ना? 45 होगा। हाँ चलो ठीक। अरे यार 45 अपान क्या होगा? 3 होगा ना? 4 4 4 है। 4 ये क्यों पूरा डिलीट हो जा रहा है यार? 11 1/4 होगा फिर। आवर्स पर डे अगर काम करें तो काम पूरा हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या करना था इसमें। ठीक, 11 1/4 आवर्स पर डे होगा।
सबको हो गया है प्रश्न? सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? चलो फिर ठीक है, और प्रश्न करते हैं फिर। अब दूसरे वैरायटी करते हैं, जो वैरायटी हमने पहला क्लास किया था उसमें कुछ प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न लिखिए, हम लोग करते हैं। A can do work in 20 days. A किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, and B in 5 days, और B उसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेता है। A किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है और B उसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। If C takes as much time as A and B together, आप लोग जो क्लास से लिंक जुड़ते हो टेलीग्राम में, आप लोग चेक किया करो ना, टेलीग्राम में आप सबको जोड़ा गया है। और अगर मान लो किसी दिन क्लास का लिंक नहीं शेयर किया जाता है तो टेलीग्राम में जो पुराना लिंक पड़ा है उससे आप लॉगिन करिए। आप लोग बार बार फोन मैसेज क्यों करते हो? मतलब इतना कॉमन सेंस लगाइए ना। ठीक है, डेली क्लास का अगर लिंक चेंज होगा तो आपको शेयर नहीं किया जाएगा। शेयर उस कंडीशन में नहीं किया जाता जब लिंक सेम है। तो आप थोड़ा सा टेलीग्राम में क्यों हम आप लोगों को कनेक्ट किए हैं? टेलीग्राम देखने के लिए तो किए नहीं है, ऐसे किसी उद्देश्य के तहत किया गया है कि हम हर आदमी को मैसेज नहीं दे सकते। तो टेलीग्राम पे पहले मैसेज चेक करो कि क्लास कितने बजे से है। अगर मान लो लिंक आपको नहीं दिख रहा है तो आप स्क्रॉल करके ऊपर देखिए, जो पुराना लिंक है उससे लॉगिन करिए। ठीक है, आपका क्लास में लॉगिन हो जाओगे। ठीक, सबको मैंने टेलीग्राम में जोड़ दिया है, जो नहीं जुड़ा होगा वो क्लास के बाद मेरे से संपर्क करेगा। ठीक, डेली क्लास सबको लिंक नहीं भेजा जा सकता, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ क्लास करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का, तो हम सबको अलग अलग मैसेज करके नहीं लिंक भेज सकते। स्टार्टिंग में डेमो क्लास के लिए भले भेज दिया जाता है, चलो आप लॉगिन कर लो। इफ सी टेक्स एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर, यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तब ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तब ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? Then in how many days they can complete the whole work? Then in how many days they can complete the whole work? एक मिनट समय है, आप लोग करिए। पिछले क्लास में हम लोग इस वैरायटी का क्वेश्चन किए थे। अब आप लोग अगर रिवीजन नहीं किए होंगे तो कैसे हो पाएगा? जो जिस दिन कराया जाए उस दिन रिवीजन करो, उसको प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। यदि सी को कार्य करने की क्षमता कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी ए को और बी साथ में मिलकर करते हैं। ठीक है, सी उतना ही समय लेता है कार्य पूरा करने में जितना ए और बी मिलकर लेते हैं।
सी उतना ही समय लेता है कार्य को पूरा करने में जितना ए और बी मिलकर लेते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? देन इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट दैट वर्क? तो देखते हैं कई लोगों का आंसर आ चुका है। प्रदीप का 2, कमल का भी 2 दिन, आशुतोष का 2 दिन, दीपक का 2 डेज। ठीक ठीक, अच्छा कर रहे हो आप लोग। लगभग 2 दिन तो कई लोगों का आ रहा है, तो हो सकता है 2 ही दिन हो। देखो जितना भी मैं सवाल करा रहा हूँ मैं अपने आप से बना के करा रहा हूँ, तो मुझे आंसर नहीं पता है। अभी जब हम करेंगे तभी आंसर पता चलेगा। आप लोग आंसर डालिए, देखते हैं किसका आंसर मैच करता है। जो लोग पिछले क्लास में एब्सेंट थे वो टेंशन न लें, यहाँ से समझने का प्रयास करें, हो जाएगा। देखिए टोटल वर्क हम क्या मानेंगे ये डिपेंड करेगा स्टार्टिंग में ए और बी की बात हुई है, तो ए और बी को लेके चलते हैं। ए जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसी काम को पूरा करने में 5 दिन का समय लेता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम टोटल वर्क क्या मानते हैं बताओ? एलसीएम मानते हैं। 20 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 20। इसका मतलब हो गया ए का जो 1 दिन का काम होगा वो 4 होगा, नहीं है 1 होगा। ए का 1 दिन का काम कितना होगा? 1 होगा। और बी का 1 दिन का काम कितना होगा? अरे यार चलो ठीक, फिर से मैं बना देता हूँ। पूरा डिलीट हो जा रहा है, पता नहीं कैसे। टोटल वर्क मतलब हमने मान लिया 20। कैसे माना? जो कि ए 20 दिन में पूरा काम कर लेता है और बी जो है 5 दिन में पूरा काम कर लेता है। इसका मतलब है कि 1 दिन में ये 1 काम करेगा तो ये 1 दिन में 4 काम करेगा। दोनों मिलकर अगर अब सबसे पहले हम पता कर लें कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 दिन में कितना करेंगे। तो अगर दोनों मिलकर करें तो बताओ 1 दिन में कितना काम कर लेंगे? 4। कैसे? सर 5 5। 5 काम 1 दिन में 5 काम करेंगे ना, जी। लेकिन पूरा काम करने में कितना दिन लगाएंगे? 20/5 4 दिन। कितना दिन लगाएंगे? 4 दिन लगाएंगे। 4 दिन लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ए और बी जब मिलेंगे तो 1 दिन में 5 काम करेंगे। करना कितना है पूरा काम? 20। तो 20/5 हो गया, 4 दिन में काम हो जाएगा। तो बोल रहा है सी उतना ही समय लेता है काम करने में जितना ए और बी दोनों मिलकर लेते हैं। इसका मतलब है कि सी उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेता है? 4 दिन। सी उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेता है? 4 दिन। अब सी को भी ले आते हैं यहाँ पर, 4 दिन में करता है, इसके मतलब हो गया। अब ये बताओ अगर सी 4 दिन में 20 काम कर लेता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 5। अब बोल रहा है अगर तीनों को लगा दिया जाए, ए बी और सी तीनों लग जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? टोटल काम कितना है? 20। और तीनों मिलकर 1 दिन में कितना कर लेंगे? 5 4 9 1 10। अपने आप आंसर आ गया 2 दिन। दिस इज द आंसर। कितना आसानी से सवाल हो गया।
सबसे महत्वपूर्ण होता है एक दिन का काम, उससे उनकी इफिशियंसी पता चलती है काम करने की। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखो। बोल रहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 5 दिन में कर लेता है। हमने टोटल वर्क मान लिया 20। 20 किसका माना? 20 और 5 का एलसीएम मान लिया टोटल वर्क। एलसीएम इसलिए माना ये ऐसी वैल्यू होगी जिसको दोनों काट देंगे। तो आप सिंपल सी बात है, 20 काम करना है, ए को लगा दूं तो 20 दिन में कर सकते हैं, और अगर मैं बी को लगा दूं तो 5 दिन में कर लेगा वो काम। इसका मतलब है कि एक दिन में कितना करेगा ये? 5 चौके 20, 4 काम करेगा, और ये एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। दोनों को मिला के लगाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 करना कितना है? 20। तो 20/5 बराबर कितना दिन? 4 दिन। इसका मतलब दोनों को एक साथ लगा दूं तो 4 दिन में वो काम पूरा कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में 5 काम करते हैं ना। तो 20 काम करने में जब एक दिन में 5 काम, तो 20 काम कितने दिन में? 20/5, 4 दिन में। तो बोल रहा है सी उतना ही समय लेता है काम पूरा करने में जितना ए और बी मिलकर लेते हैं। तो ए और दोनों बी मिलकर तो 4 दिन लेते हैं भैया काम पूरा करने में। इसके मतलब सी का जो है काम, उसी काम को 4 दिन में पूरा कर देगा। इसका मतलब सी का एक दिन का काम कितना होगा? 4 पंजे 20। अब बोला है तीनों को लगा दो, और तीनों को लगाने के बाद तो काम तो 20 ही करवाना है, 20 ऊपर रख दो। लेकिन एक दिन में कितना काम करेंगे लोग? 5 4 9 1 10, 10 से भाग कर दिया, 2 दिन अगर आंसर आ गया। बड़ा आसानी से हो गया। और आज का आखिरी सवाल, जिनको नहीं समझ में आए टेंशन न लें, अभी और भी हम सवाल हम लोग करेंगे। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। A can complete a piece of work in 10 days and B can complete that piece of work in 12 days. A और B साथ में मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। A and B started working together. A और B साथ में मिलकर कार्य करना शुरू कर देते हैं। A and B started working together. And after 3 days, A left the work. और 3 दिन बाद, after 3 days, और 3 दिन बाद, A left the work. A काम छोड़कर चला जाता है। वे साथ में मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। आफ्टर 3 days ए लेफ्ट दी जॉब। तो बताओ पूरा कार्य होने में कितना दिन लगेगा? हाउ मेनी डेज? पूरा कार्य होने में कितना दिन लगेगा? पूरा कार्य होने में कितना दिन लगेगा? Then in how many days total work will be completed? तो पूरा कार्य होने में कितना दिन लगेगा? एट 2/5 days। जब पिछला वाला प्रश्न आप लोगों ने कर लिया था तो ये प्रश्न भी आपसे हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो और आसान है। चलो देखते हैं। आप ये बताओ, पूरा कार्य हम क्या मान लें? 10 और 12 दिन का एलसीएम को पूरा कार्य मान लेते हैं ताकि डिवाइड करने में थोड़ा आसान रहे। तो बताओ 10 और 12 का एलसीएम क्या मान लें? एलसीएम क्या होता है? 60। ठीक है, अब इसको कराने में हम ए और बी को अलग अलग लगा देते हैं।
तो प्रश्न ये हो गया कि 10 दिन में ए 60 काम कर लेता है, पूरा काम का मतलब हो गया यहाँ पे 60। तो ए 10 दिन लगाता है पूरा काम करने में, वहीं अगर हम बी को लगाते हैं तो 12 दिन लगाता है पूरा काम करने में। आप ये बताओ, मैंने बोला ना एक दिन का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ए का एक दिन का काम 6 नहीं हो जाएगा, अब बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5। अब 5 दोनों को साथ में लगा दिया गया, अब दोनों को साथ में लगाओगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 11। और कितना दिन उन्होंने किया था साथ में लड़ाई होने से पहले 3 दिन। तो आप बताओ ए और बी जब दोनों को लगा दोगे तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, एक दिन में 11 काम करेंगे तो 3 दिन में 33 काम नहीं कर लेंगे, कितना काम कर लेंगे 33। अब बताओ शेष कितना काम बचा, शेष 27। रिमेनिंग वर्क कितना बचा भैया, 60 करना था 33 हो चुका है, तो 27 काम बचा अभी जो करना है। लेकिन अब ये 27 काम कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ये तो भाग गया काम छोड़ के, लड़ाई हो गई ए और बी के बीच में। अब बचा हुआ काम करने ए, अच्छा ये चला गया तो बचा हुआ काम बी करेगा। अब बी को कितना काम करना है 27, बी को टोटल 27 काम करना है। अब ये बताओ बी एक दिन में कितना काम कर लेता है 5, तो 27 में 5 का भाग कर दो, तो 5 सही 2/5 दिन ये बी लेगा बचा हुआ काम को पूरा करने में। तो बताओ टोटल समय कितना लगा, 3 दिन मिलकर किए थे, अब 5 सही 2/5 दिन अकेले बी ने किया, तो टोटल 82/5 डेज इसका आंसर आ जाएगा। तो जिसका 82/5 डेज आ रहा है दैट इज द राइट आंसर। थर्टी 4/5 38 कहाँ से आ गया, 8.4 आ रहा है लोगों का, सही है 8.4 सही। सर बताइए कहाँ नहीं, सर 5 सही 2/5 तक तो समझ आया, उसके बाद 3 कहाँ से आया सर ये? 3 दिन ये साथ में किए थे ना, जी सर। बोल रहा है पूरा काम होने में कितना दिन लगा था, 3 दिन में 33 काम हुआ था ना, ये 3 दिन जी, तो जी, लोगे सर। चलोगे ना, पूरा काम 60 कराना है ना मुझे, तो 3 दिन में कितना काम हुआ था बताओ, 33 काम हुआ था। 33। उसके बाद लड़ाई हो गई, ये चला गया, काम करना किसको है बी को, लेकिन बी कितना काम करना है 27। आपको पता है बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 27 काम कितने दिन में करेगा, टोटल उसको 27 करना था, एक दिन में 5 करता है, 5 से भाग कर दिया, इतने दिन में कर लेगा वो। तो बी इतने दिन किया और ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन किए थे, तो टोटल काम पूरा होने में दोनों को नहीं जोड़ोगे, 3 दिन ये और इतना दिन ये। अगर आपसे ये पूछता शेष काम कितने दिन में बी ने किया, तब आपका आंसर ये हो जाता 5 सही 2/5 दिन। हाँ, अगर वो पूछता शेष काम बी ने कितने दिन में किया तो आपका आंसर ये होगा। तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमने ये नहीं पूछा शेष काम बी ने कितने दिन में पूरा किया, मैंने ये पूछा पूरा काम मतलब यहाँ 60, पूरा 60 काम होने में कितना दिन लगा, जब ये सारे कंडीशन हो रहे थे। 3 दिन दोनों ने मिलकर किया और उसके बाद ये भाग गया, फिर बी ने किया 27 काम, तो बताओ उस टोटल काम को होने में कितने दिन लगा। तो ये 3 दिन का काम नहीं जोड़ोगे जो 33 करके गए थे दोनों ए और बी ने, ये भी तो लेंगे ना। जी जी इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 82/5 डेज। क्लियर है? जी सर। तो चलो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, आप इसको एक बार और प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, बहुत कठिन नहीं है। हाँ, इतने लेवल तक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है जो मैं आज करा रहा था, ठीक, बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल है। अगर इतने बेसिक चीजें अगर आपने कर लिया तो प्रश्न ऐसे ही बनेंगे एग्जाम में, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान तरीका, देखो इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ जो जल्दी हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन और लंबा हो जाएगा। 3 दिन ए और बी ने किया था, तो ए का एक दिन का काम 1/10, बी का एक दिन का काम 1/12, तो 3 दिन का काम कितना होगा 3 गुणे 1/10 प्लस 1/12, ये और बी का 3 दिन का काम हो गया जी। एक दिन का काम से एफिशिएंसी पता चलती है, इसलिए एक दिन के काम में ही 3 दिन का गुणा करेंगे। अब मैंने मान लिया बचा हुआ काम बी ने पूरा किया, बी ने x दिन में पूरा किया, बी एक दिन में कितना काम करता है 1/12, और इस प्रकार पूरा काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया, एक काम पूरा हो गया। अब आप देखो 3 इंटू एलसीएम ले लो 10 और 12 का 60, 10 पंजे 60, 12 पंजे 60, 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, अब प्लस x/12 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 33/60 प्लस x/12 इक्वल टू 1, तो x/12 इक्वल टू 1 माइनस 33/66, मतलब 1/2 ही होगा ये, तो ये हो जाएगा 1/, अरे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ देखो,
60 66 हो गया सर। सर ये 5 66 हो गया 11 सॉरी 11 या 33 या 66 हो गया। हाँ 60 होगा, ठीक है 60। तो ये हो जाएगा 27/60 और यहाँ हो गया x/12। तो 12 पंजे 60, 27 में 5 का भाग करोगे 5 सही 2/5 दिन आ तो गया। 5 सही 2/5 दिन किसने किया? बी ने किया और 3 दिन ये मिलके किए, तो 5 3 8 सही 2/5 दिन आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उससे आसान तरीका ये है जो तरीका मैंने बताया। हाँ श्री, पहले वाला तरीका आसान है। पहला तरीका बहुत आसान है, पहला तरीका ही आप टाइम वर्क में प्रयोग करना, बहुत आसानी से प्रश्न आंसर निकल जाता है। आप इसमें करोगे, पहले मान लो 3 दिन ए और बी ने दोनों मिलकर किया था, तो ए एक दिन में 1/12 करता है, बी एक दिन में 1/12 करेगा। ये एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में 1/10 करेगा। और ये एक दिन में कितना काम कर लेगा? 1/12 कर लेगा। तो दोनों मिलकर करेंगे तो 1/10 प्लस 1/12 करेंगे एक दिन में। 3 दिन कितना करेंगे? 3 गुणे 1/10 प्लस 1/12। उसके बाद लड़ाई हो गई, ये चला गया, तो मैंने मान लिया बचा हुआ बी ने x दिन में काम किया, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 1/12। तो x दिन में कितना करेगा? x गुणे 1/12। इन दोनों का सम करके पूरा काम कंप्लीट करा दिया। पूरा काम मतलब यहाँ 1 हो गया, और इस प्रकार x की वैल्यू निकाल लिया, आंसर आ गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा अप्रोच लगाते हो। दोनों अप्रोच आपके लिए हैं। ये ज्यादा आसान तरीका है, वैसे है तो ये भी, बाकी आप अपना समझदारी आप दिखाना जैसे करना हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, ठीक है। सेकेंड क्लास आपकी इकोनॉमिक्स चलेगी, वो भी मैं ही लूंगा, क्योंकि आज सारे टीचर छुट्टी पे हैं। रक्षाबंधन में सब लोग शॉपिंग करने गए हैं, मैं ही घर पे था, तो मैंने कहा चलो आपको करा देते हैं। तो 2 मिनट आप वेट करिए, फिर हम लोग सेकेंड क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ओके सर। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल बैंकिंग के बारे में लगभग जो मेन मेन चीजें थी पढ़ ही लिया था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में। तो आप हेडिंग डालीजिए इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। चलिए कौन बताएगा मुद्रास्फीति क्या होती है? एनीवन? कोई बताना चाहता है मुद्रास्फीति? सर डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस हो जाता है, जैसे तो बाजार में वस्तुओं का दाम जो है जब लगातार बढ़ते जाते हैं तो उसको मुद्रास्फीति उसको महंगाई बोल देते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। चलिए ठीक है। दीपक क्या बोल रहे थे? डिमांड और सप्लाई पे होता है। हाँ सर, जब वेरिएशन हो जाता है उसमें, जैसे कभी डिमांड ज्यादा है तो प्राइस सप्लाई कम है। लेकिन मैं आपसे कारण नहीं पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ कि इन्फ्लेशन डिफाइन कैसे करोगे? इन्फ्लेशन सर वही प्राइस जब बढ़ जाते हैं मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट की, किसकी प्राइस बढ़ जाती है? कोई भी प्रोडक्ट हमारा मार्केट में कोई भी चीज है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। और कोई बताना चाहेगा? इसका हाँ में से बताइए। इन्फ्लेशन में से प्राइस में राइज हो जाता है और
हाँ, प्राइस बढ़ जाता है गुड्स और सर्विस का। और क्या होता है? सर उत्पादन में घट जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है, बेसिक चीजें आपको पता है, बिल्कुल सही। भैया मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में, ठीक है। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ इस स्क्रीन पे। मान लो ये पेन 12,000 रुपए की, ठीक है। ये जो पेन है, ये एस पेन मैंने मान लो 12,000 रुपए में खरीदा था, लास्ट मंथ में मान लो हमने खरीदा था इसको, ठीक। मुझे अब एक पेन की और जरूरत पड़ गई, मैं फिर गया एस पेन को खरीदने के लिए, मेरे को मिला ये 15,000 में। सेम वही चीज जो लास्ट मंथ में हमको 12,000 में मिला था, इस मंथ में हमको वही सेम चीज पेन 15,000 रुपए की मिली। इसका तात्पर्य हुआ कि इसकी महंगाई बढ़ गई। किसकी महंगाई बढ़ गई? पेन की। लेकिन एक प्रोडक्ट के महंगाई बढ़ने से महंगाई थोड़ी बढ़ जाती है। महंगाई का आकलन किसी एक गुड्स और सर्विस के आधार पर थोड़ी किया जाता है। इसमें बहुत सारे कमोडिटी को जोड़ा जाता है, जो एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं, जो डेली घरों में प्रयोग किए जाते हैं। उन सभी आइटम का ऑन एन एवरेज देखा जाता है, किस हिसाब से रेट बढ़ रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर इसका जो है इन्फ्लेशन का आकलन किया जाता है। पहले WPI पे भी किया जाता था, आज भी किया जाता है WPI पर, लेकिन WPI पर आकलन उतना सही होता नहीं है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे 2012-13 के बाद किया जाने लगा। तो मैं आपको बताऊंगा आखिर ये कैसे किया जाता है, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं मुद्रास्फीति आखिर होती क्या है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट मंथ में एस पेन हमको 12,000 मिला था। इसी महीने में गया पेन खरीदने के लिए, मेरा पेन वो गायब हो गया था पुराना वाला, तो मैं इस महीने में गया तो मेरे को 15,000 रुपए का मिला। आप ये बताइए, इस पेन का दाम बढ़ा, बोलेंगे महंगाई बढ़ी, लेकिन पेन की तो वैल्यू बढ़ गई, पेन की वैल्यू बढ़ गई, पेन की प्राइस बढ़ गई, या पेन की वैल्यू आप बोल सकते हो बढ़ गई। 3,000 बढ़ गई, पहले 12 थी अब 3। इसकी जो वैल्यू है पेन की, पेन क्या है? ये गुड्स है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स क्या हो गया? इंक्रीज किया कि नहीं किया? आप ये बताइए। या प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज किया कि नहीं किया? लेकिन आपका जो वैल्यू ऑफ मनी था वो कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ। क्यों? क्योंकि जो काम 12,000 रुपया लास्ट महीने में कर रहा था, वही काम कराने के लिए हमको 15,000 इस महीने में देना पड़ा। तो हमारी मनी की वैल्यू कम हो गई। आपको दिख रहा है 3,000 बढ़ गया, भैया ये 3,000 पेन की वैल्यू बढ़ी थी, मनी की वैल्यू नहीं बढ़ी थी। ये पेन की वैल्यू 3,000 बढ़ी है, आपके मनी की वैल्यू 3,000 कम हो चुकी है। क्योंकि जो 12,000 काम कर ले रहा था पिछले महीना, वो इस महीने में हमको 15,000 रुपया खर्च करना पड़ा। मतलब जो पावर 12,000 का लास्ट मंथ में था, वो पावर अब 15,000 का है। तो आपके मनी की, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो चुकी है, आपके गुड्स का वैल्यू क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। और इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। अब बताओ मुद्रास्फीति कैसे डिफाइन करोगे? जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मूल्य में वृद्धि हो जाए और पैसे के मूल्य में कमी आ जाए, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? मुद्रास्फीति कहलाती है। तो लिख लीजिए आप, इसमें लिखो, जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए, जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए तथा पैसे के मूल्य में कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती। तो ऐसी स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती। इंग्लिश में लिख लीजिए, when the value of goods and services increases and value of money decreases, then this situation of economy can be called inflation. Then this situation of economy
कैन बी कॉल्ड इन इन्फ्लेशन, कैन बी कॉल्ड इन इन्फ्लेशन। देखिए, आपको बहुत ही बेसिक चीज जानकारी रखनी है। आपको बताओ, मुद्रास्फीति अब आप कभी नहीं भूलोगे। आप बस इसी पेन का उदाहरण याद रखना कि यहाँ पर पेन की वैल्यू बढ़ गई, मतलब जब वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू बढ़ जाती है और आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो यही स्थिति कहलाती है मुद्रास्फीति। आप ये बताइए, मुद्रास्फीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही होता है कि खतरनाक होता है? खतरनाक होगा सर। खतरनाक होता है सर। खतरनाक होगा सर। मुद्रास्फीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक नहीं होता। मुद्रास्फीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। कौन बोल दिया आपको खतरनाक होता है? अर्थव्यवस्था के लिए तो ठीक सर, फिर सही होता है। महंगाई नहीं बढ़ती। हाँ, देखिए, एक लिमिट में चीजें होनी चाहिए ना। अगर लिमिट में कोई चीज हो रहा है तो गलत नहीं है। जब कोई लिमिट से बाहर चला जाता है तब चीजें जो है गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। जैसे भारत में अगर 3 से 5% वार्षिक मुद्रास्फीति की वृद्धि दर है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब यही मुद्रास्फीति जब भारत में 10% पार कर जाती है डबल डिजिट को, तब भारत की अर्थव्यवस्था में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अर्थव्यवस्था मतलब प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं होता है, इसमें आम आदमी, क्योंकि हमारे देश में गरीब लोग रहते हैं, 70% आबादी गरीब है हमारे यहाँ। तो इस गरीबी में अगर 10% महंगाई बढ़ रही है उससे ज्यादा, तो कई लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए 10% से ज्यादा अगर जा रहा है तब वो थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है लोगों के लिए। लेकिन जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके लिए हमेशा विन विन की सिचुएशन होती है अगर मुद्रास्फीति बढ़ता है। क्यों होता है, अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, मुद्रास्फीति किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक नहीं होती। मुद्रास्फीति हमेशा देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है, लेकिन एक लिमिट में। तो भारत जैसा देश है, जिस हिसाब से यहाँ पर लोग हैं, जिनकी परचेजिंग पावर जिस हिसाब से है, उसमें 3 से 5% अगर महंगाई हर साल बढ़ रही है तो दिस इज गुड साइन ऑफ द इकोनॉमी। क्यों गुड साइन ऑफ इकोनॉमी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये मार्केट में बूस्टर का काम करता है। ये मार्केट में किसका काम करेगा? बूस्टर का। कैसे? जैसे मान लो कि मैं किसी एम्प्लॉय को रखा हूं जॉब पर। इस साल 2015 में मैंने उसको रखा था जॉब पे, और उसको मैंने 10,000 सैलरी पर रखा था कि चलो तुम हमारा ऑफिस का काम देखना है, टाइपिंग का काम कर लेना, मैं तुम्हें 10,000 रुपए पे कर दूंगा। तो 10,000 रुपया मैंने उसको 2015 में मान लो हायर किया, रखा। 2016 में भी मैंने उसको 10,000 रुपया दिया। 2017 में भी मैंने बोला 10,000 दूंगा। बताइए, क्या ये इंसेंटिव, क्या वो मोटिवेट होगा काम करने के लिए? अगर आपकी ही वेतन 1 साल बाद ना बढ़े तो आप काम करना बंद कर दोगे। आप बोलोगे ना, मैं काम ही नहीं करूंगा, जब वेतन बढ़ ही नहीं रहा है तो काम किस लिए करोगे? लेकिन अनिच्छा के साथ करोगे, इच्छा के साथ काम नहीं करोगे। लेकिन वही अगर किसी एम्प्लॉय का वेतन 10,000 रखा हूँ 2015 में, अब मैंने 2016 में बोला तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, चलो तुमको 12,000 वेतन दूंगा, वो और अच्छा काम करेगा कि देखिए सर ने हमारा वेतन बढ़ा दिया। और 2017 में मैंने उसका वेतन 15,000 काम कर दिया। वो बहुत लगन के साथ काम करेगा क्योंकि उसका वेतन हमने क्या किया है? बढ़ाया है। और इस उम्मीद के साथ वो अच्छा काम करेगा कि 2018 में मेरा वेतन सर फिर 18,000 कर देंगे। लेकिन वही हर साल में 10,000 10,000 10,000 दूं तो वो बूस्टर का काम नहीं करेगा, वो डीमोटिवेट करेगा उसको काम करने के लिए। वो कुछ दिन बाद हो सकता है इस्तीफा देके चला जाए, बोलेगा मैं नहीं काम करूंगा आपके यहाँ, तुम वेतन ही नहीं बढ़ा रहे हो। सेम वही चीज हर चीज के लिए लागू होती है। मैं पेन बनाता हूँ, 10 रुपया इस साल भी बिका, अगले साल भी हमारा 10 रुपया में बिका, अगले साल भी 10 रुपया में बिका, अगले साल भी 10 रुपया में बिका। तो बताइए, क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा? ये बिल्कुल नहीं रहेगा। जब हमारा पेन की वैल्यू ही नहीं बढ़ रही है तो मैं एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ से बढ़ाऊंगा? सिंपल सी बात है। जब हमारा पेन 2015 में भी 10 रुपया के एक पेन बिक रहा था, 2016 में भी एक पेन 10 रुपया का बिक रहा था, 2017 में भी वही पेन 10 रुपया का बिक रहा है, 2018 में भी। तो जब हमारा प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं बढ़ा तो वेतन किस लिए बढ़ाएंगे? सब चीज स्टैग्नेट कर जाएगा, अर्थव्यवस्था मंद हो जाएगा। जो बूस्टर एनर्जी का काम करता है इन्फ्लेशन, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। सब काम करना धीरे धीरे कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ रहा है तो हम एम्प्लॉय की सैलरी क्यों बढ़ाएंगे? हाँ, वही अगर हमारा पेन 1 रुपया
₹10 पर पेन बिक रहा था, अगले बार ₹12 में बिका, अगले साल ₹15 में बिका। तो जब हमारा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ बढ़ रहा है तो एम्प्लॉय की सैलरी भी बढ़ाते जाएंगे, लो इतनी सैलरी। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, एम्प्लॉय के लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ बढ़ रहा है मुद्रास्फीति बढ़ने से, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने से। इससे क्या होगा, जब आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, आप ध्यान दीजिएगा, जब आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक प्लांट के बजाय 2 प्लांट लगाना शुरू कर दोगे, एक प्लांट बजाय 2 प्लांट। वही हमारा पेन हर साल ₹10 के बिकेगा तो हम दूसरा प्लांट लगाएंगे ही नहीं, बोलेंगे यार कुछ कमाई तो बढ़ ही नहीं रही है, दूसरा प्लांट लगा के क्यों घाटा सहे, नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे हमने देखा हमारा पेन पिछले साल 10 में उतना ही बिका जो इस साल 12 में बिका, इस साल 15 में बिका, तो हमारा जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो हम दूसरा प्लांट लगाने के बारे में सोचेंगे और प्रॉफिट बढ़ाना चाहेंगे। तो जहां मैं 1 लाख की मैन्युफैक्चरिंग करता था एक महीने में, हमने 2 प्लांट लगा के 2 लाख का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। अब ये बताओ, जब हमने एक नया प्लांट सेटअप किया तो बताइए क्या वहां पर हमने कई लोगों को रोजगार नहीं दिया? तो क्या अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होगा ये? कई लोगों को रोजगार जब मिलेगा तो कई लोगों की गरीबी नहीं कम होगी? क्या मैं अकेले बैठ के सारा पेन बना डालूंगा? ठीक है, इसलिए मुद्रास्फीति का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एक लिमिट में। जब यही बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है 10%, 12%, 20%, तो ये गरीबों के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है, अमीरों के लिए नहीं। मुद्रास्फीति हमेशा गरीबों के लिए खतरनाक होती है, अमीरों के लिए नहीं। ठीक है, एक अब भाई बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गया तो अमीरों के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दाल पहले ₹100 किलो मिल रहा था, चलो मैंने किसी तरीके से खरीद के खा लिया। अब दाल ₹200 किलो हो गया, मैं दाल ही खाना बंद कर दूंगा। लेकिन अमीर आदमी को क्या फर्क पड़ने वाला है? ₹100 का दाल मिलेगा तो भी खाएगा, 200 का मिलेगा तो भी खाएगा, ₹500 पर केजी मिलेगा तो भी खाएगा। वो अपने कंजम्पशन में कमी नहीं करने वाला है अमीर आदमी। तो अमीर आदमी को मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गरीब को पड़ता है। जो बेचारा ₹100 पर केजी जब मिल रहा था तो किसी तरीके से वो खा ले रहा था दाल, 200 में वो दाल खाना बंद कर दिया, बिना दाल का रह रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, गरीबों के लिए समस्या क्रिएट हो सकती है। इसीलिए एक लिमिट में मुद्रास्फीति अगर बढ़ रही है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। समझ में आ गया आपको? अभी भी किसी को नहीं आया, बताओ। समझ आ गया। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो अब हाँ, अब हम पढ़ते हैं मुद्रास्फीति कितने प्रकार का होता है। लिखो, मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति 2 प्रकार का होता है। पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कास्ट पुश इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं मांग पुल। मतलब क्या बोलोगे? हाँ, मांग लागत पूर्ति। जनित बोलो इसको, वापस लागत जनित मुद्रास्फीति, और इसको मांग जनित नहीं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बोल सकते। प्रेरित, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, इसको लागत जनित मुद्रास्फीति बोल सकते हैं। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, क्योंकि अगर अब नहीं समझ में आया तो फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। आप सिंपल सी बात देखो, जो मार्केट काम करती है वो डिमांड और सप्लाई पे काम करती है। ठीक है, हो सकता है किसी कारण से डिमांड बढ़ जाए बहुत ज्यादा सप्लाई की तुलना में, तो ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड सप्लाई की तुलना में ज्यादा रहेगा तो प्राइस क्या होगा, गुड्स और सर्विस का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे आप देखो नवरात्रि के दिन देखो, जब हमारा फेस्टिवल सीजन होता है, नवरात्रि मान लो, तो फ्रूट्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मार्केट में, क्योंकि बहुत लोग फास्ट रखते हैं और फास्ट के दौरान वो फ्रूट्स का कंजम्पशन करते हैं। तो जो केला ₹40 दर्जन मिलता है
वो केला नवरात्रि के दिन 60 रुपए दर्जन हो जाता है। क्यों? क्योंकि केला एक नेचुरल चीज है। हम केला का उत्पादन तत्काल नहीं बढ़ा सकते हैं, जो है वही रहेगा, उसको हम तत्काल नहीं इंक्रीज कर सकते। लेकिन इस 9 दिन नवरात्रि में होता क्या है, फ्रूट्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से प्राइस बढ़ जाती है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन यही है। वो कहता है जब बाजार में डिमांड सप्लाई की तुलना में ज्यादा हो जाए तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न कर सकता है वो। अब ये डिमांड किसी कारण से ज्यादा हो सकता है, कैसे? जैसे लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाए, लिक्विडिटी। लोगों के पास जब पैसा आना शुरू होता है तो डिमांड बढ़ जाता है अपने आप, क्योंकि सबकी इच्छाएं होती हैं। वो डिपेंड करता है कि इनकम आपका कितना है। जैसे जैसे इनकम आपका बढ़ता जाएगा, आपकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जाएंगी। पहले इच्छा था कि 32 इंच का ही टेलीविजन अगर मैं लगा लूं, बहुत बड़ी बात है। पैसा आना शुरू हुआ, नहीं यार मजा नहीं आया 32 में, 65 इंच वाला लगा लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। और पैसा आया, अब इसमें भी मजा नहीं आ रहा है, मिनी थिएटर लगा लेता हूँ 85 इंच का। तो अपने आप देखो, जब पैसा आता है तो अपने आप लोगों की डिमांड अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो ये मार्केट में हद से ज्यादा पैसा आ जाना भी डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है और ये मुद्रास्फीति की स्थिति क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो डिमांड किसी कारण से भी बढ़ सकता है। या तो मान लो डिमांड वही है, पूर्ति कम हो गई। पूर्ति मतलब किसी कारण से पूर्ति सप्लाई रुक गया, डिमांड वही बना हुआ है, तब भी तो डिमांड सप्लाई की तुलना में एक्सेस हो जाएगा। तो डिमांड किसी कारण से भी बढ़ सकता है। एक तो ये कारण हो गया, दूसरा पूर्ति ही नहीं हो पा रही है चीजों की, हाल्ट हो गया है, कर्फ्यू लग गया है आपूर्ति न होने की वजह से। देखो कोरोना काल में बहुत सारी चीजों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो महंगाई बढ़ गई थी, सब चीजें महंगी मिलनी शुरू हो गई थी। क्यों? डिमांड तो उतना ही था कोरोना के पहले भी, लेकिन सप्लाई कम हो गई कोरोना के दौरान, क्योंकि बहुत सारी चीजें रुक गई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और इस वजह से महंगाई प्रोडक्ट का काफी ज्यादा बढ़ गया। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन यही कहता है कि जब डिमांड जो है, मांग पूर्ति की तुलना में ज्यादा हो जाए वो किसी भी कारण से, तो ऐसी स्थिति जो है, जब मुद्रास्फीति जनरेट होती है तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो लिख लीजिए आप इसमें, जब मांग पूर्ति की तुलना में या आपूर्ति की तुलना में, लिख सकते हो आपूर्ति की तुलना में अधिक होती है, जब मांग पूर्ति की तुलना में या आपूर्ति की तुलना में अधिक होती है तो उसे मांग जनित या मांग प्रेरित, जो भी लिखना हो, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। When demand is more than supply, then this is called demand pull inflation. जब मांग आपूर्ति की तुलना में अधिक होती है तो इससे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं, या इससे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, आप ऐसा लिख सकते हो, इससे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अब आप बोलोगे रीजन, किस कारण से डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो सकता है? आप बताइए, अभी बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए थे, आपको ये कारण अपनी तरफ से बताओ। मार्केट में पैसे का अधिक आ जाना, पैसा ज्यादा आ जाना लोगों के पास, मतलब आपकी सैलरी अगर बढ़ा दिया जाए जी सर, बैंक तो लोन आप जो है आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने के कारण से जो है बढ़ सकता है। बिल्कुल, सैलरी बढ़ जाए, जी जी सैलरी या इनकम बढ़ जाए, आप ऐसा बोल सकते हो। जी ठीक, डिमांड अपने आप आपका बढ़ जाएगा। चलिए और बताइए किस कारण से आपका सप्लाई। हाँ सर महामारी, बैंक का लोन सस्ता हो जाए, बैंक लोन सस्ता हो जाए, चलिए ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। जनसंख्या वृद्धि के बारे में क्या बोलोगे आप? पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर जाए कहीं पे तो डिमांड भी बढ़ेगी। बिल्कुल डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कहीं पे मेला, जैसे मान लो हरिद्वार में 1 महीने का या 3 महीने का कुंभ मेला लगा हुआ था, तो हरिद्वार में उस समय आबादी काफी बढ़ गई ना, तो आप उस समय अगर हरिद्वार गए होते तो हर चीज आपको महंगा मिलता। क्यों? क्योंकि
जब एक निश्चित लिमिट से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए कहीं पे, तो उतना आपूर्ति कर पाना चीजों को मुश्किल हो जाता है। ठीक है, डिमांड की तुलना में पूर्ति कर पाना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए महंगाई बढ़ जाती है। तो पॉपुलेशन का बढ़ना भी किसी निश्चित क्षेत्र में महंगाई को बढ़ा सकता है। ठीक है, लिख लो, जनसंख्या वृद्धि। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी अगर आपके पास ज्यादा आ जाए तो मुद्रास्फीति तो बढ़ेगी ना, क्यों? क्योंकि डिमांड आपका बढ़ जाएगा। देखिए, जो लोग करप्ट होते हैं, ब्लैक मनी के काम करते हैं, ब्लैक मनी उस मनी को कहा जाता है जो सरकार की निगाह में ना आए, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ना आए। ऐसे मनी को हम ब्लैक मनी कहते हैं, या ऐसा मनी जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं पे किया सरकार को, जो सरकार की निगाह में नहीं आया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आया, और आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया है, वो सारे मनी ब्लैक मनी। जैसे लोग करप्शन करते हैं, घूसखोरी, तो घूसखोरी क्या वो अकाउंट में पैसा लेते हैं? कभी किसी को पैसा देना हुआ तो आप उसको बोलोगे चलो तुम अपना अकाउंट नंबर बताओ, पैसा भेजूंगा, वो कभी आपको अपना अकाउंट नंबर नहीं देगा, उसको कैश में चाहिए। करप्शन वाले कैश में पैसा लेते हैं। ठीक है, वो आपके अकाउंट में पेटीएम और गूगल पे से नहीं लेते हैं, फंस जाएंगे वो। अब आप बताओ, जब व्यक्ति के पास कैश आ रहा है तो बैंक में अगर जैसे मान लो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, सैलरी उसकी 40,000 है, मान लो पटवारी है, पटवारी की सैलरी मान लो 40,000 है, लगभग इतना ही होता है, 40-50,000 के बीच में सैलरी आती है, 40,000 करीब में पटवारी मान लो इतनी सैलरी है। लेकिन पटवारी की इनकम आप जानते हो लाखों रुपया होती है। अगर वो जितना रुपया करप्शन के थ्रू जनरेट कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे पटवारी करप्ट होते हैं, मतलब मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, वो सारा ले जाके बैंक में जमा करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा वो। कुछ दिन बाद नोटिस जारी हो जाएगी, तुम्हारी सैलरी तो इतनी है, अब बैंक में तुम्हारा लाखों रुपया पर महीना आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? चलो बताओ अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू। दूसरा काम आप कर नहीं सकते सरकारी जॉब में रहते हुए, तो कहाँ से इनकम जनरेट हुआ? पकड़े जाओगे तुरंत। अब ये क्या करेगा, जो कैश में इसके पास पैसा आता है उसको घर में रख लेता है। अब उससे क्या खरीदेगा? कहीं जाके गांव में जमीन लिखा लेगा, या जाके सोफा खरीद के ले आएगा 2 लाख का, या कहीं पे घर बनवा देगा 10 लाख का जो बिना दिखाए। इस टाइप से वो पैसा खर्च करना चाहेगा, इस हिसाब से खर्च करना चाहेगा कि बैंक में वो ट्रांजेक्शन न दिखे। ठीक, बैंक में ट्रांजेक्शन न दिखे तो ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लैक मनी बढ़ता है तो लोगों का इस प्रकार का डिमांड भी बढ़ जाता है, वो तमाम चीजें खरीद के घर में लाना शुरू कर देते हैं। फ्रिज खराब हो गया, 40,000 के लेके चले आएंगे, क्योंकि कैश रखा हुआ है घर में, उठाए गए, खरीद के लेके चले आए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन दिखाना ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक मनी मार्केट में बढ़ना भी इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में डिमांड बढ़ जाती है। लोग उस पैसे को कहाँ रखें? घर में रख नहीं पाएंगे ज्यादा, तो उस पैसे को फिर खर्च करना चाहते हैं, और जब खर्च करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ रहा है इसके मतलब, और जब डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई की तुलना में, तो महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, और बताइए, डायरेक्ट टैक्स सरकार कम कर दे तो, प्रत्यक्ष कर कम कर दे, सर आपूर्ति ना होना किसी किसी भी बिल्कुल प्रोडक्ट की आपूर्ति ना होना, बिल्कुल सही। ठीक है, आपूर्ति ना होने का मतलब आप बोल सकते हो जमाखोरी बढ़ना, जमाखोरी कर लिया किसी ने, ठीक है, जमाखोरी बढ़ना, ब्लैक होल्डर्स आप लिख सकते हो। डायरेक्ट टैक्स कम हो जाना, डायरेक्ट टैक्स में जैसे आपका इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स कैसा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी से कलेक्ट कर लिया जाता है। अब मान लो सरकार आपके ऊपर, आपका इनकम मान लो 10 लाख से ज्यादा है, सरकार बोलती है 10 लाख से ज्यादा है तो 30% मेरा हुआ, लाओ 30% दे दो। अब 30% पूरा नहीं लेती है वो, कुछ पे 5% लेती है, कुछ पे 10% लेती है, कुछ पे 20% ले लेती है, 5 से सीधा 20% जाती है। तो वर्तमान में यही है, 5%, फिर 20%, फिर 30%। तो मान लो 10 लाख के ऊपर आपसे 30% सरकार टैक्स ले रही है डायरेक्ट। तो आप 10 लाख मान लो कमाए, मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ, परफेक्टली ऐसे नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए आप समझ लो। आपने 3 लाख सरकार को टैक्स दे दिया 10 में, तो आपके पास कितना लाख बचा? 7 लाख बचा, क्योंकि सरकार ने बोला 30% मेरा हुआ 10 लाख में। 3 लाख सरकार लेके चली गई, 10 लाख आपने कमाया था, तो आपके पास कितना बचा? 7 लाख। अब सरकार डायरेक्ट टैक्स कम कर दे रही, बोल रही नहीं अब आपका इनकम टैक्स 20% लगेगा, 10% कम कर देते हैं। तो आप बताइए आपकी सेविंग अब 8 लाख होगी कि नहीं? आपके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा कि नहीं? और जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो डायरेक्ट टैक्स का कम हो जाना भी डिमांड को बढ़ा सकता है। जमाखोरी बढ़ना, जब जमाखोरी बढ़ेगा तो पूर्ति अपने आप कम हो जाएगी। जैसे लोग बहुत सारा चीज जमाखोरी कर लेते हैं, दाल का जमाखोरी कर लेते हैं, तमाम ऐसे खाद्यान्न सामग्री का जो है जमाखोरी करके दाम को बढ़ा देते हैं। ये जो बनिया होते हैं ये काम कर ले जाते हैं।
अब बड़ा मुनाफा कमाते हैं इसमें। इसीलिए सरकार ने लिमिट फिक्स किया है कि इससे ज्यादा आप अपने गोडाउन में नहीं रख सकते कोई चीज, ठीक है। उससे ज्यादा रखोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगाया जाएगा, आपका जब्त कर लिया जाएगा, ठीक। अब वो एग्रीकल्चर जो नया बिल आया है उसमें वो हटा दिया जा रहा है, ठीक। तो जमाखोरी बढ़ना भी एक तरीके से आपका डिमांड बढ़ा सकता है। तो ये चीजें हो गई। अब वैसे बहुत सारे कारण जो हो सकते हो, मैंने मेन कारण आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग दूसरे इन्फ्लेशन में, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। तो हेडिंग डालिए कास्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कास्ट पुश इन्फ्लेशन, इसको आप बोल सकते हो लागत जनित मुद्रास्फीति, कास्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक। देखिए, आप जब भी किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो, मान लो ये इनपुट है, रॉ मटेरियल आप मान लो, आपने प्रोडक्शन किया और आपने आउटपुट जनरेट किया। जो प्रोडक्ट होता है वो आउटपुट होता है, और इस आउटपुट को, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारा खर्चा लगा उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मान लो कि हमने कोई चीज बनाया तो उसमें कुछ ना कुछ उत्पादन लागत लगी होगी, ठीक। अब प्रोडक्शन क्या होता है? इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मेशन ही प्रोडक्शन कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। और इस उत्पादन में बहुत सारे कास्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब किसी कारण से वो क्या कारण हो गया, अभी रीजन में हम लिखेंगे, आप खुद सोच सकते हो। किसी कारण से मान लीजिए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो आप बताओ किस कारण से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकता है, सोच के बताओ। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में कमी हो जाए। बिल्कुल शॉर्टेज, क्या आप बोल सकते हो रॉ मटेरियल की दाम बढ़ जाए, रॉ मटेरियल का क्या बढ़ जाए, दाम बढ़ जाए, या लेबर रेट बढ़ जाए, मजदूरी दर बढ़ जाए, या दोनों बढ़ जाए। तो जब दोनों बढ़ेंगे तो आप बताइए हमारा जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब पहले मान लो हम एक फैन 1000 रुपए का बना रहे थे, अब लोहे का दाम बढ़ गया, कापर का दाम बढ़ गया किसी कारण से, या तो सप्लाई नहीं हो पाई या तो खनन नहीं हो पाया, कुछ भी कारण हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट भी कारण हो हाँ। सकता है इसमें, ट्रांसपोर्ट। मजदूरी दर बढ़ गया, सरकार ने नया नियम बना दिया मिनिमम वेज स्कीम में, मिनिमम वेज स्कीम के तहत आप 500 रुपए से कम अब मजदूरी दे नहीं सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, जो फैन हमारा पहले 1000 बन के तैयार हो रहा था वो 1100 बन के तैयार हो रहा है। तो आप ये बताओ हमारे जो पंखा का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और जब पंखे का दाम बढ़ा, तो पंखा एक वस्तु ही तो है, तो वस्तु का दाम क्या हो गया, बढ़ गया, और आपके पैसे की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जहां पहले 1000 रुपए में पंखा खरीद ले रहा था, मुझे 1100 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो यहाँ वस्तु की दाम बढ़ी और आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई और मुद्रास्फीति क्रिएट हो गया। तो ऐसी मुद्रास्फीति कहलाती है लागत जनित मुद्रास्फीति। आपको समझ में आया लागत जनित मुद्रास्फीति कैसे जनरेट होती है? नहीं आया समझ? बताइए, नहीं आया तो लिख लो, जब नहीं आया तो लिख लो। जब किसी कारण से लिखो, जब किसी कारण से वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत मूल्य में वृद्धि हो जाए, जब किसी कारण से वस्तु एवं सेवाओं के लागत मूल्य में वृद्धि हो जाए, जब किसी कारण से वस्तु एवं सेवाओं के लागत मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत बढ़ जाती। पहले फैन हमारा 1000 बन के तैयार हो रहा था, अभी 1100 में तैयार हो रहा है, तो वस्तु की कीमत बढ़ गई कि नहीं हो गई? तो ऐसी स्थिति वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है।
ऐसी मुद्रास्फीति कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाती, लागत जनित मुद्रास्फीति कहलाती। इंग्लिश में लिख लीजिए, when the cost of production of goods and services increases, when the cost of production of goods and services increases, then value of goods and services also increases, then value of goods and services also increases, then value of goods and services also increases, and this inflation is called cost push inflation. Then this inflation is called cost push inflation. कारण बताइए, कारण वैसे हम लोग अभी देख लिए थे। क्या कारण देखा? कच्चे पदार्थों के मूल्य में वृद्धि, कच्चे पदार्थों के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा बताइए, एम्प्लॉय वेज बढ़ गया, अभी दो तो उदाहरण हमने आपको बता ही दिया था कारण। मजदूरी दर बढ़ गया, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया, मजदूरी दर बढ़ गया। और बताइए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य जानते हो, इसीलिए तो किसान बवाल काटे हुए हैं देश में। न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी आपको बताएंगे क्या होता है, पहले लिख लो। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो है वैल्यू बढ़ गई। और आप एक कारण और भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी चाहो। कॉर्पोरेट टैक्स में वृद्धि। हाँ, आप प्रत्यक्ष कॉर्पोरेट टैक्स क्या आप बोल सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी बढ़ गई, जीएसटी बढ़ गई। ठीक, ये सारे कारण कास्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं। सर इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा, ट्रांसपोर्ट का? हाँ, इसमें आप पेट्रोल डीजल का दाम भी जोड़ सकते हो। ठीक है, जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट का चार्ज उससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ता, लेकिन ओवरऑल वैल्यू तो बढ़ ही जाता है। ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ जाना जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परिवहन की लागत बढ़ जाती है। सर लिख लिया? नहीं लिखे? लिख लिया सर। ठीक है, लिख लिए तो अच्छी बात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। यस सर, समझ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज मैंने नहीं बताया था, एमएसपी और अप्रत्यक्ष कर तो बता ही दिया। देखो, अप्रत्यक्ष कर मतलब जीएसटी अप्रत्यक्ष कर ही तो है। चलो जीएसटी बता देते हैं। जीएसटी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा टैक्स में। जीएसटी, मान लो हम कोई सामान बनाते हैं 1000 रुपए का, तो सरकार बोलती है सामान आप मार्केट में नहीं बेच सकते जब तक आप हमको कर नहीं दे देते। ये लग्जरियस आइटम मान लो है या सर्विस आइटम है, तो मान लो सरकार ने 18% जीएसटी लगाया हुआ है इस पे, तो 1000 में 18% जीएसटी जुड़ेगा तो 180 रुपया, तो कुल मिला के इसका दाम हो जाएगा 1180 रुपया। ये आप दोगे। अगर यही जीएसटी सरकार घटा के 10% कर दे या 12% के स्लैब में ला दे या 5% के स्लैब में ला देती है, तो बताओ हमको कितना पे करना पड़ेगा फिर? 1050 रुपया। तो देखिए, जीएसटी के बढ़ने से जहां प्रोडक्ट का दाम 1180 हो जा रहा है 18% के स्लैब में डालने से, वहीं जब 5% कर दी सरकार, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1050 रुपए में तैयार हो, क्योंकि 1000 तो हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, बाकी 5% जीएसटी हो गया। अब मैं सामान को मार्केट में बेच सकता हूँ। तो obvious सी बात है, जब जीएसटी बढ़ेगा तो जो मटेरियल है उसका दाम अपने आप बढ़ जाएगा, इसको बोलेंगे कास्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ में आ गया? ठीक है, अब आता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये अधिकतर एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर। ये सरकार निर्धारित करती है।
होता क्या है किसानों के साथ, आप देखो किसानों के साथ कितना इंजस्टिस होता है वो आप देखिए। देखो होता क्या है, सारे किसान राइस एक साथ उगाते हैं, सारे किसान व्हीट एक साथ उगाते हैं, क्योंकि जो मौसम होगा वही तो उगाएंगे। सारे किसान मक्का एक साथ उगाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, राइस का जो कंजम्पशन होता है, आप सोचो राइस पूरे साल हमारा जो कंजम्पशन होता है राइस का, हम समान दर से करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जिस महीने में चावल का फसल निकल के आएगा बाहर, उस महीने में ज्यादा चावल खाएंगे और जिस महीने में नहीं होगा उस महीने में कम खाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हमारा चावल का कंजम्पशन तो कांस्टेंट रहता है पूरे साल। अगर पर्टिकुलर टू मैं अपनी बात करूं तो मान लो हमको हफ्ते में 2 दिन चावल खाना है, तो पिछले 1 साल से हम हफ्ते में 2 दिन चावल खाते हैं, बाकी दिन नहीं खाते हैं। तो चावल का पैदावार बढ़ना, पैदावार कम होना, मेरे चावल के खाने पे कोई इम्पैक्ट नहीं। लेकिन किसानों के साथ देखो क्या होता है, जब चावल का प्रोडक्शन होता है तो सब एक साथ किसान करते हैं, क्योंकि इसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। गर्मी में पैदा होता है तो गर्मी में सब लोग उगाते हैं। अब जब राइस एक साथ सब लोग हार्वेस्ट करते हैं तो सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है और डिमांड वहीं रह जाती है जितना थी। तो सप्लाई डिमांड से कहीं ज्यादा हो जाती है, और ये मार्केट का रूल है। जब किसी चीज की सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाए तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, गिर हो जाएगी। जाएगी। गिर जाएगी कि नहीं गिरेगी? Yes, अब sir. बताओ, किसान ने इतना मेहनत से चावल उत्पादन किया, आज जब उसको कमाने का समय आया, बेच के कमा लूं, तो प्राइस का दाम, राइस का दाम स्लैश करके डाउन हो गया। जो पहले मान लो 2,000 रुपया कुंटल बिक रहा था, तो पैदावार इतनी ज्यादा राइस की हो गई तो 1,000 रुपया कुंटल हो गया। वो किसान को उतना भी पैसा नहीं मिल पा रहा है जितना उसने लगाया था राइस के उत्पादन में। क्यों? क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और डिमांड उतनी ही है जितनी पहले थी। प्राइस खत्म, डिमांड कांस्टेंट रहना और सप्लाई का अचानक बढ़ जाना, ये किसानों के लिए बहुत अलाभकारी स्थिति क्रिएट कर देता है। ऐसी स्थिति में सरकार आती है आगे, सरकार किसानों को आश्वासन देती है कि तुम टेंशन मत लो, राइस का उत्पादन करो, जितना करना हो उतना करो, मैं आपको मिनिमम 2,000 रुपया कुंटल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि दाम कितना भी नीचे गिर जाए तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा खरीद लूंगा चावल। और इस आश्वासन से किसान निर्भीक तरीके से, स्वतंत्र तरीके से वो राइस का उत्पादन करते हैं। इसी को कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम इतना दाम तो तुम्हें मिल ही जाएगा, वैल्यू कितनी भी नीचे चली जाए। तो अब ये बताओ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर बढ़ेगा तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। आप बोलोगे सर इससे क्या लेना देना कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का, क्यों नहीं लेना देना? आप बताओ, मान लो मैं बनाता हूँ कुछ भी मान लो कि मैं एक कॉर्नफ्लेक बनाता हूँ, मेरी कंपनी है कॉर्नफ्लेक बनाने की। उसके लिए कॉर्न चाहिए, मैज, सरकार ने एमएसपी बढ़ा दिया मैच पे। जो पहले 2,000 रुपया मान लो कुंटल था, सरकार बोला इस बार 2,500 देंगे, तो 25 रुपया कुंटल मेरे को पड़ा। तो पहले जो कॉर्नफ्लेक हमारा 150 रुपया का हम 100 ग्राम बेच देते थे मार्केट में, अब चूंकि पहले 2,000 मिलता था तो 150 रुपया का 100 ग्राम बेच देता था। अब मेरे को वही कॉर्न 2,250 मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने एमएसपी बढ़ा दिया है। तो बताओ, क्या मैं 150 रुपए में ही 100 ग्राम बेचूंगा? बिल्कुल नहीं, अब मैं 200 रुपया में 100 ग्राम कर दूंगा। तो बताइए, क्या वैल्यू नहीं बढ़ गई गुड्स की? तो एमएसपी बढ़ने से भी गुड्स की वैल्यू बढ़ सकती है, और अगर बढ़ रही है तो इसको बोलेंगे कास्ट पुश इन्फ्लेशन। ये डिमांड के कारण नहीं, ये इनपुट कास्ट के कारण बढ़ रहा है। जो सामान लगा रहा हूँ उसका दाम बढ़ गया है, पहले हमको 2,000 रुपया कुंटल मिलता था, 2,500 को मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देवेश, पानी लाना है। यस सर। ठीक है, तो ये चीज। अब आप बताइए, लास्ट टॉपिक आज का हम करेंगे, उसके बाद क्लास आपका खत्म कर देंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्रभाव क्या पड़ता है, किसको कितना नुकसान होता है मुद्रास्फीति बढ़ने से और किसको फायदा होता है। लिख लो, मुद्रास्फीति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो देखो किसी को फायदा
किसी को नुकसान। अब आप बताना नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा। आप बताओ प्रोड्यूसर को क्या कभी नुकसान होगा मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो? नो सर। अरे यार, No, दे sir. आर वेरी नहीं, रिच sir. पर्सन। वो 200 रुपए का कॉर्नफ्लेक्स बिके चाहे 250 का बिके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली पैसा तो तुम पे करने वाले हो, वो थोड़ी पे करने वाले हैं। उनका इनपुट कास्ट का दाम बढ़ेगा, वो अपना सामान का दाम बढ़ा देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क आपके ऊपर पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर हमेशा फायदे में होता है, आप ऐसे समझना। प्रोड्यूसर क्या रहेगा, या बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वाला कभी नुकसान में नहीं रहता, बहुत फायदे में रहता है। वो तो मनाता है कि मुद्रास्फीति बढ़े। उत्पादक हमेशा फायदे में रहेगा, होलसेलर भी फायदे में रहेगा, थोक विक्रेता भी रहेगा फायदे में, इवन रिटेलर तक फायदे में रह सकते हैं। थोक विक्रेता और रिटेलर भी फायदे में रह सकते हैं। क्यों, आप बताओ। मान लो मेरी सैमसंग की कंपनी है, मैंने सैमसंग का वो लिया हुआ है। अब मैं होलसेलर हूँ जिले का, सैमसंग का सारा आइटम बेचता हूँ और होलसेलर हूँ मैं। तो क्या मैं सैमसंग कंपनी से एक टीवी मंगाऊंगा, एक टीवी दे दो, एक फ्रिज दे दो, एक वॉशिंग मशीन दे दो? मैं तो थोक में मंगाऊंगा ना। मेरा गोडाउन होगा, वहां लाके रख देंगे सामान को, और दुकान पे जितना जरूरत होगा लाके दुकान पे सजा देंगे। जितने भी बड़े बड़े होलसेलर होते हैं ना, उनका गोडाउन शहर के बाहर होता है, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं उनके। वो दुकान में केवल लिमिटेड मात्रा में सामान रखते हैं, जैसे उनको जरूरत पड़ती है अपने गोडाउन से सामान मंगा लेते हैं। क्योंकि इतना ज्यादा सामान अपने दुकान में कहाँ से रखेंगे वो, जो मार्केट है शहर में है, शहर का रेट बहुत ज्यादा होता है, तो कहाँ से अफोर्ड करेंगे वो। इसलिए वो अपना बड़ा वाला जो गोडाउन होता है वो शहर के थोड़ा आउटर में बनाते हैं। ठीक है, तो अब बताओ, अगर उसने मान लो 100 फ्रिज मंगा लिया, 200 एलईडी टीवी मंगा लिया एक साथ सैमसंग से, 200 वॉशिंग मशीन मंगा लिया उसने, अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो बताइए, जो मान लो पहले वॉशिंग मशीन 10,000 का मिल रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ने से 11,000 का हो गया, तो होलसेलर का कहाँ नुकसान होने वाला है। वो तो 10,000 रुपए में ही तो लेके आया था उसको, वॉशिंग मशीन को, उसको तो हर एक में 1,000 रुपए का फायदा मिल रहा है। वो तो चाहेगा ही बढ़ जाए इन्फ्लेशन, उसको क्या नुकसान है। तो प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, होलसेलर, रिटेलर सब फायदे ही फायदे हैं। नुकसान किसका होगा, हम लोगों को। हम लोग क्या हैं, कंज्यूमर, ग्राहक है सर। ग्राहक। ग्राहक को नुकसान होगा। भैया पहले 10,000 में हमको मिल जा रहा था वो वॉशिंग मशीन, इस बार गया वही वॉशिंग मशीन 11,000 को मुझे मिल रहा है, तो मेरे लिए तो नुकसानदायक हो गया ना वो। उसके लिए, होलसेलर के लिए फायदा हो गया, को 10,000 में ले आया था, 11,000 में बिक रहा है उसका सामान, उसको तो विन विन सिचुएशन है, उसको क्या दिक्कत। अब आप बताओ और किसको फायदा हो सकता है। बारोवर को फायदा मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो सकता है, बट अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंफर्म तो जीवन नहीं है, ये कहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, बारोवर, बारोवर मतलब उधार लेने वाला। और नुकसान किसको होता है, मनी लेंडर, उधार देने वाला। उधार देने वाले को मुद्रास्फीति बढ़ने से नुकसान होती है और लेने वाले को फायदा होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि कैसे लेने वालों को फायदा। इससे बढ़िया तो फिर कर्जा ही ले लेते हैं, जब देख रहे हैं मुद्रास्फीति बढ़ रही। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ले लो कर्जा, आप फायदे में रहोगे। कैसे, मान लो कि मुझे कोई आइटम खरीदना है, मेरे पास पैसा है नहीं, मैं गया मनी लेंडर के पास, बोला भैया भाई कोई जरूरत होगा तभी तो मैं पैसा उधार लूंगा, ऐसे मेरा शौक थोड़ी लगा है कि मैं किसी से पैसा उधार लेके आऊंगा। मेरे को कोई सामान खरीदना था 10,000 रुपए के, मेरे पास था नहीं, और उसका मुझे कंजम्पशन करना है। मैं मनी लेंडर के पास पहुंचा, बोला भैया 10,000 दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना हो लगा लो। उसने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया 1 साल का। वो ज्यादा लगाते हैं, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल बता रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। बोला ले जाओ 10,000। वो 10,000 ले आके मैंने कंजम्पशन कर लिया, जो चीज मुझे खरीदना था मैंने खरीद लिया। अब मुद्रास्फीति गई बढ़, मान लो मुद्रास्फीति 1 साल में 20% बढ़ गई। अगर ऐसा होगा तब मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैं हो सकता है शब्द का प्रयोग किया हूं, याद रखना। मान लो मुद्रास्फीति 20% बढ़ गई, तो आप ये बताओ, जो 10,000 रुपया उसने दिया था, मुद्रास्फीति 20% बढ़ने के कारण वो कितना, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 12,000।
क्लियर है? मैं 10,000, ये मनी लेंडर के लिए है, मैं बोल रहा हूँ 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000, क्योंकि 20% मुद्रास्फीति बढ़ चुकी। तो 10,000 का 20% 2,000, 12,000 हो जाएगा। अब बारोवर वाले के देखो, बारोवर वाला 10,000 रुपया लिया था, 1 साल बाद उसको कितना देना पड़ेगा मनी लेंडर को? बताओ कितना देना पड़ेगा? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जल्दी बताओ। 11,000 देना पड़ेगा। अब बताओ फायदा किसको हुआ, मनी लेंडर को या बारोवर को? बरोबर। बारोवर को। 1,000 रुपया उसने सीधा सीधा अपना बचा लिया, और इसका 1,000 रुपया चला गया, क्योंकि अब वही 11,000 रुपया लेके वो जाएगा वो सामान खरीदने के लिए, तो उसको 1,000 अपने पॉकेट से लगा के खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उस सामान का दाम अब 12,000 हो चुका है 20% इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण। अगर वही वो सामान खरीदना जाना चाहता है जो 1 साल पहले 10,000 का था, अब उसको 12,000 रुपए का पड़ेगा। मान लो उसकी भी इच्छा हो गई वही सामान खरीदने की, सपोज, उसको तो 1,000 अपने जेब से लगाना पड़ेगा 11,000 मिलने के बावजूद भी। तो इसको नुकसान हुआ कि नहीं मनी लेंडर को? फायदा किसको होगा? यस सर। बारोवर। ठीक है, तो ये इसीलिए जब भी प्रश्न आएगा ना किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, तो आप उसमें लिख सकते हो किसको फायदा इसको नुकसान हो सकता है, और दिस इज द राइट आंसर, ये एकदम सही उत्तर माना जाएगा, इसको कोई गलत नहीं काट सकता। तो सबको समझ में आ गया मुद्रास्फीति जो मैंने बताया? यस सर। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी फिर हम लोग कल की क्लास में या परसों क्लास मिलेंगे। कल बता देंगे उसे, कल क्लास ऑफ रहेगा, कल रक्षाबंधन है, तो फिर मंडे को हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में थैंक यू सर। क्लास करते हैं।